गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पीआईबी डेली डिस्कशन सीरीज में आज 28 जुलाई है। आज हम 27 जुलाई और पिछले एक दो दिन में जितने आर्टिकल थे जो हमारे बाकी रह गए थे उनको हम सबको कवर करने वाले हैं। और देखो, आप जितना इनको बर्डन की तरफ मानोगे ना, आपका एक कमेंट देखा था मैंने कि बर्डन लग रहा है, बहुत ज़्यादा ये टफ लग रहा है, तो इसके लिए कुछ शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो देखो, आप जितना ज़्यादा अच्छे से इन चीज़ों को करोगे तभी जाके आपको है ना मेंस के अंदर, प्री के अंदर हेल्प मिलेगी। और देखो, आप है ना, ये नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ों को है ना इससे बर्डन की तरह मान के रखो। आप सोच रहे हो कि एक ही किताब से आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। एक एक नंबर, एक एक क्वेश्चन के लिए किस तरीके से लड़ाई होती है, कितने लोग एक एक सीट के लिए लड़ रहे हैं। और आप देखो कि जिसका प्री हो रहा है उसका मेंस नहीं हो रहा, मेंस हो रहा है तो उसका इंटरव्यू कॉल नहीं हो रहा, इंटरव्यू हो रहा है तो फिर उसके बाद में उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो सारी गोटियां एक तरीके से फिट बैठा नहीं है, और सारी चीज़ों को एक साथ में कन्वर्ज करके एक साथ में लाके और फिर आपको करना पड़ेगा। देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इतनी इतनी छोटी छोटी चीज़ें आप यदि अभी हैंडल ये प्रेशर नहीं कर पा रहे हो तो पॉसिबल नहीं है कि आप ये बड़े जो एग्जाम है उसको आप क्लियर कर पाओगे। हाँ, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या छोड़नी है। जो लास्ट वाले आर्टिकल्स हैं उनको मैं बताता हूँ कि ये काम के नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कम इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे करके ऐसे कर सकते हो। बाकी आपको जो छोटी छोटी माइनर जो चीज़ें हैं उनको आपको ध्यान में रखना ही है। और मैं साथ साथ में थोड़ा थोड़ा बताता रहता हूँ आपको, ठीक है। और फिर इंग्लिश वाला है तो देखो, इंग्लिश में जो लास्ट के आर्टिकल्स हैं उनमें एक दो ऐसे रह जाता है, लेकिन उनके कीवर्ड मैं बता देता हूँ आपको, जो क्लास के अंदर बता देता हूँ। तो आप ना उनसे थोड़ा देख लिया करो। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश के अंदर सब कुछ, वो लास्ट वाले एक दो आर्टिकल रह जाते हैं, बाकी तो ऐसा नहीं है, सब कुछ मैं देता ही हूँ वैसे तो। तो देखो, आज भी 16 आर्टिकल हैं और छोटे छोटे हैं लास्ट वाले, लेकिन 6-7 आर्टिकल हैं, यही इंपॉर्टेंट है। और उनमें से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो अंतिम धारा ये वाला, ठीक है। तो अमेरिका के अंदर अंतिम जो धारा है 301, इसके लिए है। फिर उसके बाद में एनडीसी टारगेट वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक ये एक्ट है जो इसके अंदर संशोधन हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बहुत कम इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आप देख लेना, साथ साथ में मैं बताता रहूंगा आप क्लास के अंदर आपको, ठीक है। तो देखो, आज पहला आर्टिकल है, ये यूएस का एक ट्रेड एक्ट है। यूएस ट्रेड यूएस ट्रेड एक्ट है 1974 का। इसके तहत क्या है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके राष्ट्रपति हैं जो ट्रम्प हैं, तो उनको अधिकार मिल जाता है कि किस तरीके से आप ट्रैफिक जो टैरिफ है वो लगा सकते हो। विदेशों में से आयात करने पे, निर्यात करने पे, इन चीज़ों पे टैरिफ लगाए जा सकते हैं। तो इसके अंदर धारा 301 है। इसके तहत भारत को 10% के साथ निम्न टैरिफ श्रेणी के अंदर रखा गया है। अभी क्या है कि जैसे आपको पता है कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर दो तरीके की चीज़ें होती हैं। नॉन टैरिफ बैरियर में इस तरीके के प्रावधान होते हैं जो आप डब्ल्यूटीओ के अंदर, यदि आप पढ़ा है आपने और नहीं पढ़ा है तो देखो, नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं, उनके अंदर जैसे एनवायरनमेंट वाला क्लियरेंस करना होगा, या फिर ना कोई दूसरी चीजें, जैसे इसके अंदर बता रखा है कि बेगार, जो मतलब जबरदस्ती जबरन जो मजदूरी करवाई जाती है, तो इस तरीके से कुछ देशों के अंदर ऐसे काम करवाए जा रहे हैं, उनके द्वारा फैक्ट्रीज के अंदर उत्पादन किया जा रहा है, तो उनके ऊपर इन्होंने टैरिफ लगाया है। तो ये नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर ही आते हैं, जो मतलब कोई भी अलग तरीके से यूएस चाहता है, या फिर कोई यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे एनवायरनमेंट के लिए करते हैं। फिर उसके अलावा भी है ना, कार्बन टैक्स वगैरह लगाना, ये करना, बहुत सारी चीजें हैं वो अलग तरीके से करते हैं, तो उनको नॉन टैरिफ बैरियर कहा जाता है। तो ये बेगार वाला है, तो ये भी नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर ही आता है। तो उसको 10% के निम्न टैरिफ के अंदर रखा है, ये इसके अंदर बता रखा है। और ये धारा 301 है उस एक्ट की, तो उसके तहत ये नॉन टैरिफ बैरियर हैं, ये लगाए जाते हैं, ये प्रेसिडेंट के पास में अधिकार है। और देखो, इसके अंदर और क्या बता रखा है, 10% एक्स्ट्रा शुल्क है, ये लगाया गया है, ठीक है। तो 10% एक्स्ट्रा शुल्क लगाया गया है। पहले तो क्या है, 12.5% तक था, पहले 12.5% था, उससे कम करके और 10% करवा दिए। ये भारत सरकार अपना वो बखान कर रहे हैं कि भाई हम 10% तक है ना, हमारी एडिशनल ड्यूटी है, इतना ही लगेगा हमें। और फिर निम्न टैरिफ श्रेणी, कम टैरिफ श्रेणी के अंदर है ना हमें भारत को रखा गया है। फिर देखो, हमारी जो 50%, 55% है, उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जो 45% है उनमें से कुछ जो स्टील वगैरह हो गए, सेमीकंडक्टर हो गए, ऐसी कुछ चीजें हैं। सेमीकंडक्टर तो हम हालांकि नहीं बेचते हैं, देखो जेनरिक दवाइयां बेचते हैं, स्मार्टफोन्स बेचते हैं सेमीकंडक्टर की जगह, और स्टील, एल्यूमिनियम, इस तरीके से जो चीजें हैं उनको तो कर मुक्त है। वो 10% इनके ऊपर नहीं लग रहा है, लेकिन 10% किस पे लग रहा है, जो बाकी 55% चीजें बची हैं उनके निर्यात के ऊपर ये 10% शुल्क लग रहा है। और देखो, वस्त्र क्षेत्र है, इसके बारे में भी ना अभी बातचीत चल रही है, इसके अंदर अभी कोई फिक्स नहीं है कि कितना लगेगा, ठीक है। तो ये धारा 301 थी, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर देखो, हमारा ऐप है स्टडी विद डीजे, यहाँ पे जाके आप खूब सारे कोर्सेज हैं, आपको कॉम्बो कोर्सेज मिल जाएंगे। हिंदी लिटरेचर के लिए अभी बैच चल रहा है, बहुत अच्छा बैच चल रहा है, सेलेक्टेड हैं इस बार श्याम सुंदर जी, ये इनके 269 हिंदी लिटरेचर के अंदर आ रखे हैं। तो आप यहाँ पे मेंटरशिप ले सकते हो, और बहुत ही मिनिमम फीस के अंदर है। आप देखोगे जाके ऐप के ऊपर, तो मिनिमम फीस के अंदर ये चीज़ें हैं। आप देखते हो कि दूसरी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा चार्ज करती हैं, लेकिन क्या है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए एकदम ईजी वे के अंदर आप ना कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मेंटरशिप के हिसाब से आपको बता रहा कि। और
धर्मेंद्र जाखड़ सर हैं, इनके तो 4 बार इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस है। आप देखो, आप फेलियर से निकल के और सक्सेस कैसी होती है, तो वो उनको पता है कि कौन-कौन से रास्तों पे आपको नहीं जाना है, किस रास्ते से आप जाओगे तब आपको सक्सेस मिलेगी। तो देखो, अगला जो आर्टिकल है हमारा, इंडिया एआई मिशन के बारे में है, और इसके अंदर देखो इंडिया एआई मिशन है। आपको पता है कि एआई के बारे में हमने कल भी एग्रीकल्चर के साथ में एआई को देखा था, और आज इंडिया एआई मिशन है। फिर उसके बाद में इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट है, उसके अंदर एआई है, उसको भी हम देखेंगे। देखो, 2-3 चीजें मर्ज करके इस तरीके से यदि पूछी जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जो स्कीम वगैरह है वो है ना इंपॉर्टेंट है, और हम कहाँ कहाँ इनको यूज में ले सकते हैं। देखो, पहले ही बता देता हूँ, ये वाला आर्टिकल है, ये बहुत लेंदी है, और इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बाई पासिंग रेफरेंस हैं, कुछ चीज़ें जो मेंस के लिए यूज़ में आएँगी, वो आपको देखनी है, ठीक है? तो देखो, पहली बात है, इंडिया एआई मिशन है। इंडिया एआई मिशन है, तो ये 5 साल के लिए इतने करोड़ रुपए इसका बजट दिया गया था। ये 5 साल तक है। इसके अंदर 7 स्तंभ हैं, 7 पिलर्स हैं इसके। 7 पिलर कौन-कौन से हैं आप देख लो एक बार। इंडिया एआई कंप्यूटर है, फाउंडेशन मॉडल है, एआई कोष है, फिर इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है कि एप्लीकेशन वगैरह हम बनाए जाएँगे। फिर फ्यूचर स्किल्स है, फ्यूचर की स्किल्स कौन-कौन सी सीख सकते हो। स्टार्टअप फाइनेंसिंग है, स्टार्टअप को फाइनेंसिंग देना, और सुरक्षित और विश्वसनीय एआई सहित 7 स्तंभ है। इस तरीके से ये 7 स्तंभ हो गए कि है ना, आगे फ्यूचर के लिए भी एआई है वो सुरक्षित कैसे रह सकती है। तो ये सब मिला के 7 स्तंभ इंडिया एआई मिशन है, इसके तहत हैं। ठीक है? एआई का विकास करना या फिर ना अगले स्किल वगैरह देना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। अब देखो, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई स्तंभ है, तो देखो इसके अंदर 13 परियोजनाएँ वगैरह हैं, ये काम की नहीं है, कितनों को मंजूरी दी गई है। तो प्रमुख पहले कौन-कौन से, देखो एक तो डीप फेक डिटेक्शन। डीप फेक का डिटेक्शन किया जाएगा। डीप फा फेक आप समझते हो कि एआई जनरेटेड कुछ ऐसे वीडियो होते हैं, या किसी की फोटो लगा के, या फिर किसी का वीडियो ऑडियो यूज में लेके वीडियो बना के, इस तरीके से आप जो डेटा है तो उसके उसका मिस यूज कर रहे हो आप। तो आईआईटी जोधपुर है और आईआईटी मद्रास है, तो इन्होंने क्या है कि एक मल्टी एजेंट फ्रेमवर्क साक्ष्य विकसित किया है। तो उससे उसको पता चल जाएगा कि ये वॉइस है, मतलब डीप फेक है, तो उसका डिटेक्शन वगैरह हो जाएगा कि ये वीडियो है, डीप फेक से बना है या फिर सही में ऐसा वीडियो है। ठीक है? तो ये डिटेक्शन प्रणाली है, डीप फेक डिटेक्शन हो गया। फिर पूर्वाग्रह निवारण। अब देखो, आईआईटी एनआईटी ये कौन सी हैं, उनके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है कि पूर्वाग्रह के निवारण के लिए, कि आपको पूर्वाग्रह को कम करने के लिए एआई एल्गोरिदम है ऐसा विकसित किया गया है कि वो जो चीजें हैं उनका पता चल जाएगा कि कौन सी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। मतलब मान लो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसका सपोर्टर तरीके से यदि वो वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका पता चल जाएगा उससे। फिर गोपनीयता संरक्षण एआई, कि गोपनीयता का संरक्षण करना है, तो आईआईटी दिल्ली वगैरह ने ये सब किया है। देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट है मशीन एल लर्निंग, अनलर्निंग। देखो, मशीन लर्निंग तो हमने सुना है, मशीन अनलर्निंग भी आपने कईयों ने सुना होगा। नहीं सुना है तो देखो कि मशीन अनलर्निंग में क्या होता है कि आपका डेटा वगैरह है, तो वो भूल जाने का जो अधिकार होता है ना, वो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही है। और आपका जो डाटा है, जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, या फिर इंटरनेट मीडिया पे आपका अपलोड हो चुका है, और उसको आपको हटाना है, तो उसके लिए डाटा ए लर्निंग, मतलब मशीन ए लर्निंग है। या फिर ऐसे मान लो कि कोई चैट जीपीटी वगैरह है, उन्होंने गलत तरीके से कुछ चीजें सीख ली हैं, तो उनको अनलर्न करना है। अनलर्न करने के लिए ये मशीन अनलर्निंग है। और ये शायद कोई पीसीएस वगैरह में भी आया हुआ है, आईआईटी जोधपुर के बारे में, कि इन्होंने ये मॉडल वगैरह बनाया है। ठीक है? तो मशीन अनलर्निंग है ये। फिर इंडिया एआई सुरक्षा संस्थान है। इंडिया एआई के लिए एक सुरक्षा संस्थान है, वो भी है ना बनाया गया है। तो इसको जगह जगह नहीं बताई, मतलब घोषणा की गई थी 2025 के अंदर कि इसके लिए हम एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे। अब देखो, अलग अलग टाइप के मॉडल हैं एआई के, जैसे सर्वम एआई हो गया, या फिर बहुत सारे हैं। तो ये स्पीच रिकॉग्निशन वगैरह, भारत जैन का बहुभाषी मॉडल, ये बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है? उनको छोटा छोटा तरीके से आपको बांटने की जरूरत नहीं है, मैं ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूँ। फिर किफायती कंप्यूटिंग। किफायती कंप्यूटिंग मतलब बहुत सारे जो कंप्यूटर सेवा प्रदाता हैं, तो उनको ईजी वे के अंदर सरकार दे रही है। फिर एप्लीकेशनों का विकास कर रही है सरकार। फिर कौशल विकास भी कर रही है इन सब के अंदर। कौशल विकास को हम थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे अगले पेज के ऊपर। दो पेज के अंदर है ना आर्टिकल अलग से था, तो उसको मैंने इसी के साथ में मर्ज कर दिया है। फिर प्रयोगशाला और उत्कृष्टता केंद्र है। प्रयोगशाला है, उत्कृष्टता केंद्र बनाए जा रहे हैं। फिर देखो, भारत है वैश्विक मंच पे, है ना, भारत की भूमिका है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। देखो, एक तो सभी के लिए एआई, एआई फॉर ऑल, एक तो ये है इसकी परिकल्पना। और G20 है, जीपीआई है, यस यूएन है, ऐसे वैश्विक मंचों पे है ना भारत एआई को सपोर्ट कर रहा है। और देखो, अभी एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट हुई थी 2026 के दिल्ली के अंदर, ये भी आपने देखा होगा। तो ये भी मतलब एआई का, कि भारत के अंदर है ना, भारत की जो एआई के अंदर वैश्विक भूमिका है उसको दिखाती है। अब देखो, स्किल इंडिया मिशन है, और उसके अंदर एआई का यूज है किस तरीके से किया जा रहा है, और उसके लिए मेंस के लिए ये सारी चीजें आपको प्री के लिए बिल्कुल भी है ना याद नहीं रखना। अब देखो, पहले तो क्या है कि ये इतनी सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये सब आप पढ़ते ही हो नॉर्मली। ठीक है? और उनके लिए अलग अलग स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया। आपको पता है कि एआई और कौशल विकास है, तो दोनों को साथ में जोड़ने के लिए कौशल विकास है। फिर जन शिक्षण संस्थान हो गए। फिर राष्ट्रीय शिक्षुता
संवर्धन योजना है, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना है। इस तरीके से बहुत सारी ये स्कीम है जो इंग्लिश में आप देख लो इसको, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है और क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम है। बाकी तो ये हिंदी के अंदर ही है, ठीक है। तो ये बहुत सारी स्कीम है, इनके माध्यम से है ना कौशल विकास किया जा रहा है। अब कौशल विकास को एआई के साथ में कैसे मर्ज किया जा रहा है, देखो 1.0 से 3.0 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना थी जो 2014 के अंदर आई थी, देखो 2015-16 में आई थी, सॉरी। तो ये 21-23 तक है ना इन्होंने 1.0, 2.0, 3.0 चलाया था, लेकिन अब 4.0 आ रही है। तो 4.0 के अंदर जैसे प्लेसमेंट की ट्रैकिंग करना, एआई के अंदर कैरियर वगैरह बनाना, ये सारी चीजें अब बना इंक्लूड कर ली गई हैं। तो पहली बात तो ये है, यहां से शुरू होता है आपका मेन आर्टिकल। अब देखो संस्थागत ढांचा और विनियामक सुधार कि क्या सरकार ने मतलब एआई को और कौशल विकास को साथ में जोड़ने के लिए संस्थागत ढांचा क्या क्या बनाया है। एक तो राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कि इनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग वगैरह है ना यहाँ पे करवाई जा रही है, और एआई के अंदर इनकी गुणवत्तापूर्ण ना शिक्षा दी जा रही है। तो फिर उसके बाद में क्षेत्रीय कौशल परिषदें बनाई जा रही हैं कि अलग अलग जगह पे उद्योग जगत हैं तो उनको प्रमुख है ना उनके साथ में मिलके और क्षेत्रीय ये परिषदें बनाई जा रही हैं, और इसके अंदर कौशल विकास दिया जा रहा है। फिर कौशल अंतरअध्ययन की स्किल गैप है तो उसकी स्टडीज वगैरह की करी जा रही है कि देखो स्किल किसी ने बहुत अच्छा सीख लिया है जो आईआईटी वाले हैं और आईटीआई हैं तो वो बहुत कम है, तो इसके लिए आपको पता है कि एक पीएम सेतु स्कीम है, ऐसी बहुत सारी स्कीम चल रही हैं जो आईटीआईज के लिए हैं। तो जो स्किल गैप है तो उसकी स्टडीज वगैरह की जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया। देखो इसके अंदर डीप के अंदर नहीं जाना है, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वही चीजें देखनी है और लिखना आपको अपने हिसाब से है। यदि आप मेंस के लिए ऐसा सोच रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि कम चांस है, लेकिन आता है तो आपको है ना बिल्कुल भी चूकना नहीं है इसमें। फिर पाठ्यक्रम विकास है, पाठ्यक्रम विकास है, ठीक है, कि अलग अलग टाइप के जैसे मतलब स्किल के लिए और एआई के लिए पाठ्यक्रम है वो नए बनाए जा रहे हैं अभी। फिर औद्योगिक प्रशिक्षण वगैरह ना एआई के आधार पर दिया जा रहा है, उद्योगों के साथ साझेदारी की जा रही है, जो माइक्रोसॉफ्ट या बाहर की जो आईटी कंपनीज हैं उनके साथ में साझेदारी की जा रही है और इनको कौशल विकास किया जा रहा है, अप्रेंटिसशिप वगैरह दी जा रही है। अब नए इंस्टीट्यूट वगैरह हैं उनकी अवसंरचना का भी विकास किया जा रहा है, जैसे आईआईएस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, भारतीय कौशल संस्थान है, इसकी बात चल रही है। देखो प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अहमदाबाद और मुंबई के अंदर है, ठीक है। पीपीपी मॉडल पे है ना ये स्थापित किए गए हैं, तो इनको ध्यान में रखना है, अहमदाबाद और मुंबई के अंदर। ये प्री के लिए बीच में से छोटी सी चीज निकल गई आपके लिए। अब पीएम सेतु है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि मतलब आईटीआईज हैं तो उनके मतलब उनको टेक्नोलॉजिकल या फिर ना स्किल वगैरह देने के लिए, सारी चीज़ों के लिए, रोजगार क्षमता विकास करने के लिए, इन सब के लिए ये पीएम सेतु है, ठीक है। आईटीआई के लिए है, इतना ध्यान रखना है आपको। फिर ठीक है, अब देखो ये अगला आर्टिकल है, ये दो आर्टिकल हो चुके हैं, दूसरा आर्टिकल है इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पहला थोड़ा ठीक ठाक था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे को मुझे लगा है। देखो भारत के जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है एनडीसी है, उनके लक्ष्य हैं तो वो चेंज हो चुके हैं। अब देखो इसके अंदर चेंज क्या हो चुके हैं, जैसे भारत सरकार ने ऐसे बताया कि हमारे लक्ष्य हैं तो हमने कितने परसेंटेज प्राप्त कर लिया है, और आगे हम कौन से लक्ष्य चेंज करने वाले हैं अभी किए नहीं है, करने पर विचार चल रहा है। और उन्होंने आधिकारिक तौर पे नहीं बताया है कि इतना इतना है, लेकिन उन्होंने मतलब इसके अंदर पीआईबी के अंदर बता दिया है। तो ऐसा है कि उनका विचार है कि हम 2035 तक इतने इतने करेंगे। देखो अभी तक तो एनडीसी थे, आपको पता है पेरिस एग्रीमेंट है, उसके अंदर 2030 तक के जो एनडीसी से नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन थे कि हम इतना इतना परसेंटेज तक पर्यावरण उत्सर्जन हो गया या फिर ना गैर जीवाश्म ईंधन है तो उसका कैसे हम यूज में लेंगे, कितना परसेंटेज तक हम कम कर देंगे, 2030 तक के टारगेट थे उसके अंदर एनडीसी के अंदर, जो पेरिस क्लाइमेट समिट था उसके अंदर हुआ था। तो अब क्या है देखो, पहली बात है उत्सर्जन तीव्रता, एमिशन इंटेंसिटी है, उसको 45% तक ना कम करने की बात थी, और उसको क्या है कि 37.38% तक हम हासिल कर चुके हैं। ये आपको लिखना हो कहीं भी मेंस के अंदर तो ये ध्यान रखना है। तो इतना परसेंट तक हम हासिल कर चुके हैं। गैर जीवाश्म ईंधन से यदि विद्युत बनाने की बात थी तो वो 54% तक कर चुके हैं हम, मतलब 50% का टारगेट था और 54 मतलब हम उससे आगे निकल चुके हैं जितना कम करना था। जैसे आपको पता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी है आजकल, सोलर पावर हो गया या फिर विंड जनरेशन हो गया या फिर न्यूक्लियर पावर है, इन सब की हम बहुत सारी बात करते रहते हैं अलग अलग आर्टिकल में। तो देखो 54% तक हो गया, मतलब बहुत ज्यादा हो गया, उससे भी जितना आपने टारगेट डिसाइड किया था उससे भी ज्यादा हो चुका है। फिर कार्बन सिंक है, उसको क्या है कि अरब टन कितना 2.5 से 3 अरब टन है, इतना कम करने की बात थी, और अब क्या है कि 2.44 तक हम पहुंच गए, लगभग पास में पहुंच गए, 2.5 के आसपास में पहुंच गए हैं। तो ये हमारे टारगेट हैं वो कितने रखे थे और कितना हमने अचीव किया, यही सब ना सरकार अभी बता रही है। अब देखो, अब कह रही है कि हम महत्वाकांक्षी लक्ष्य है 2035 के लिए ना अलग से डिसाइड करेंगे। अब ये क्या है कि देखो 47% तक ना, आधार वर्ष है 2005 की तुलना में 47% तक हम चले जाएंगे, ठीक है। ये कितना था, 45% था। फिर गैर जीवाश्म ईंधन है तो ये 50% था, उसको हम 60% तक ले जाएंगे। अब देखो 58%, 54% तो हो ही चुका है वैसे, तो 60% तक की बात कर रहे हैं। फिर 2.5 से 3 था तो ये 3.5 से
4 अरब है, तो यहाँ तक है ना हम ले जाएंगे, 2035 तक के टारगेट है। फिर ये मिशन लाइफ वगैरह, ये अलग अलग चीजें ये बता रखी है, इतना काम का नहीं है। देखो ये सारी जो कार्य योजनाएं वगैरह सरकार चलाती है, तो ये ना NAP ट्रिपल सी, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है, तो इसके तहत 9 राष्ट्रीय मिशन है। जैसे कृषि के अंदर हो गया, ऊर्जा के लिए मिशन हो गया, अलग अलग मिशन है इसके अंदर, तो इसके तहत इनको काम किया जाता है। ठीक है, इनका काम है ना जो मतलब ये सारे जो टारगेट्स हैं इनको कम करने के, एमिशन वगैरह कम करने के, तो वो सारे इसी के तहत किए जा रहे हैं, NAPTCC। मतलब नेशनल तौर पे ये काम करती है, और स्टेट लेवल पे ये संस्था काम करती है, स्टेट लेवल पे ये संस्था काम कर रही है। ठीक है, ये 40 नहीं 45% था यहाँ पे, वही मैं सोच रहा था। ठीक है, फिर प्रमुख शमन मिटिगेशन और अनुकूलन के लिए, एडेप्टेशन के लिए बहुत सारी ये स्कीम वगैरह बता रखी है। देखो आपको पता है मिष्टी स्कीम वगैरह है, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, उनके बारे में बता रखा है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चला रहे हैं हम, PM घर सूर्य घर बिजली योजना, PM कुसुम है, फिर मिशन लाइफ वगैरह है, PLI स्कीम अलग अलग चल रही है, कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन स्टोरेज वगैरह ये चल रहा है। तो ये सरकार कौन कौन से अनुकूलन के लिए प्रयास कर रही है वो एक साथ में दे रखे हैं। ये आप यदि नोट्स वगैरह बनाते हो या आपके पास में पहले से लिखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये साथ में दे रखे हैं। और साथ में कई बार हम करते रहते हैं ये सारी चीजें कि है ना एक साथ में मिल जाती हैं, तो ये वापस मिल रही हैं, तो आपको लिखा हुआ है तो जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो संस्थागत निगरानी वगैरह की ये संस्थाएं हैं, 3 संस्थाएं हैं। ये इसके अंदर है ना अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग वगैरह, जैसे मतलब हम पेरिस क्लाइमेट समिट है तो उसके तहत कितने कितने हमने टारगेट अचीव कर लिए हैं, या फिर ना UN के अंदर हम बैठते हैं तो उनकी जो पूरा असेसमेंट होता है वो सारा इन 3 समितियों के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन की परिषद होती है एक तो, ठीक है, आप इंग्लिश के अंदर भी देख लेना साथ में, क्लाइमेट चेंज काउंसिल है। फिर जलवायु परिवर्तन पर कार्यकारी समिति है, फिर पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन के लिए शीर्ष समिति है। ये 3 समितियां हैं, और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैकिंग वगैरह ना ये इसके तहत ही की जाती है। तो ये आर्टिकल वगैरह, ये पेरिस आर्टिकल कौन सा है वो इतना जरूरी नहीं है आपके लिए। अब देखो अगला है आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और वैसे तो ये पूरा नहीं है आर्टिकल, अभी तक धीरे धीरे संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, जब तक है ना ये अमेंडमेंट नहीं होगा तब तक अभी तक काम का नहीं है। जब पूरी चीज आएगी सामने तब हम देखेंगे वैसे भी, लेकिन अभी एक साथ में हम देख लेते हैं। वैसे तो शुरुआत है ये, तो देखो लोकसभा के अंदर लोक परीक्षा अधिनियम आया था, आपको पता है कि 2024 के अंदर आया था, तो उसका अमेंडमेंट है अभी प्रस्तुत किया गया है। अभी आपको पता है आंदोलन वगैरह हुए थे, ये सब हुआ था, पेपर लीक वगैरह, तो उसके बाद में थोड़ा सा जो दंडात्मक प्रावधान है, मतलब प्यूनिटिव एक्शन है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा कर दिए गए हैं, संशोधन जो किया गया है तो उसके अंदर। ठीक है, अब देखो कौन कौन से, देखो पहली बात है कि ये 2024 के अंदर क्या आया था, लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एंड ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल है। ठीक है, तो ये 2024 का है, वैसे तो ये संशोधन है, संशोधन वाला तो अभी किया है, मतलब 2026 का हो गया, तो ये 2024 के अंदर पहले आया था। तो इसका दायरा क्या था, पहले आपको ये ध्यान रखना है, UPSC हो गया, SSC हो गया, NTA हो गया, या फिर IBPO हो गया, ठीक है, IBPS है, तो ये सारी रेलवे भर्ती है, RRB है, UPSC है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और सरकार के अन्य विभागों की जो परीक्षाएं पे लागू होता है वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, पहली बात। दूसरा है अपराध की प्रकृति क्या होगी, कोग्निजिबल होगा, नॉन बेलेबल होगा। कोग्निजेबल का मतलब क्या होता है कि आपको उसके लिए वारंट वगैरह जारी करने की जरूरत नहीं है कि कोर्ट से वारंट वगैरह लेके आओ तभी गिरफ्तारी होगी, डायरेक्टली गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, ये तो पुलिस, तो ये कोग्निजेबल हो गया। नॉन बेलेबल है कि आपको जमानत नहीं मिलेगी, और मुआवजा भी नहीं है, यदि आप समझौता वगैरह बाद में करना चाहते हो तो उसके बाद में यदि आप पैसे देके समझौता करना चाहते हो कि मेरे को जेल से छोड़ दो, तो वो भी नहीं होगा इसके अंदर। अब क्या है संशोधन का उद्देश्य क्या है वो आपको पता है, पेपर लीक वगैरह ये है इसके बारे में है। फिर प्रमुख दंडात्मक संशोधन, कौन कौन से संशोधन किए गए हैं, देखो 3 साल से बढ़ा के अनुचित साधनों के यदि कोई इस्तेमाल करता है तो सामान्य परिस्थिति के अंदर क्या है कि उसको 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया है, और ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक भी किया जा सकता है। ठीक है, फिर अधिकतम जुर्माना वगैरह है तो 10 लाख रुपए से बढ़ा के अब 50 लाख कर दिया है। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखो ये संशोधन के अंदर है, अब कितना क्या क्या मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी तभी आपको है ना इसको एक कंफर्म करना है, अभी कंफर्म नहीं करना इन चीजों को। ठीक है, ये तो संशोधन वाले पॉइंट अब जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी ये प्रस्तावित है, अभी तक ये संशोधन डायरेक्टली हुए नहीं है। ठीक है, जब तक ये बिल पास नहीं होता है तब तक। तो सेवा प्रदाता है, मतलब सर्विस प्रोवाइडर है, मान लो कि सर्विस प्रोवाइडर कौन होंगे, जो स्कूल वगैरह है जहाँ पे कुछ जो ऑनलाइन एग्जाम वगैरह ऐसे होती हैं, या कंप्यूटर सेंटर वगैरह होते हैं जहाँ पे एग्जाम ऑनलाइन होती हैं, तो वो सर्विस प्रोवाइडर होंगे। यदि वो गलती करते हैं तो 5 करोड़ रुपए उनको दिया जाएगा जुर्माना। उन पे 5 करोड़ है, पहले 1 करोड़ था, उसको बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया। फिर उनकी जो ब्लैक लिस्ट करने की थी वो 8 साल तक कर दिया गया, पहले 4 साल ही था, अब 8 साल किया जाएगा।
फिर सेवा प्रदाताओं को प्रबंधकीय कर्मी, जैसे वहां पे कुछ मैनेजमेंट वाले लोग हैं तो उन पे भी है ना 5 साल की बजाय 10 साल बढ़ा के कर दिया कि उनकी सजा वगैरह, और जुर्माना भी उन पे भी 5 करोड़ कर दिया है वहां पे जो मैनेज करने वाले जो आदमी है उनके लिए। अब देखो संगठित अपराध की बहुत सारा जो ग्रुप वगैरह है वो बड़ा ग्रुप है, वो यदि ऐसे काम करता है तब क्या है, 5 साल से बढ़ा के 7 साल की उनकी अवधि कर दी है, 1 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको है ना थोड़ा सा रटना पड़ेगा, थोड़ा सा इतना पेन तो लो आप यार। ठीक है। तो अब देखो त्वरित जांच वगैरह है तो उसके लिए एक टास्क फोर्स है, स्पेशल टास्क फोर्स है, विशेष कार्यबल है, इसकी नियुक्ति की गई है। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। अब देखो नई धारा है उसके अंदर भी थोड़ी सी और बात है, त्वरित जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट आपको बताया कि शुरुआत में हमने बात भी की थी एक बार जब फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात चली थी। तो 2 माह के अंदर ना उसको पूरा पूरा किया जाएगा, 2 महीने में वो कार्यवाही है उसको पूरा किया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब यही होता है। फिर यदि मान लो कि आपको फास्ट ट्रैक अदालत है, यदि वो कहता है कि जो मुजरिम है तो वो कहता है कि मुझे आगे अपील वगैरह करनी है, तो हाई कोर्ट के अंदर वो सीधा अपील करेगा फास्ट ट्रैक कोर्ट के बाद में। फिर 3 माह के अंदर ना वहां पे सुनवाई पूरी करनी जरूरी है, कहाँ पे, हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, सॉरी, 2 महीने के अंदर तो भीतर प्रक्रिया पूरी की जाएगी और 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी की जाएगी, ये तो हो गया। फिर उसके बाद में अपील वाला तो ये है, 30 दिनों के अंदर आपको अपील करनी होगी, वो हाई कोर्ट के अंदर की जा सकती है, और 3 महीने के अंदर ना हाई कोर्ट भी है ना उसका अपील का निपटारा करेगा। तो ये कुछ जो मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट है तो उसके बारे में बता रखा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इतना इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, अब ये लास्ट है, ये साइंस टेक का आर्टिकल है, लास्ट तो नहीं है, सेकंड लास्ट है, इसके बाद में हेपेटाइटिस वाला हो रहा है शायद। तो देखो ये खगोलविदों ने सक्रिय रूप से बन रहे एक चमकीले नीले तारे की खोज की है। ये है, मतलब एस्ट्रोनॉमर्स हैं तो उन्होंने ल्यूमिनियस ब्लू स्ट्रेंगुलर स्टार है तो उसकी खोज की है। देखो पहली बात है, देखो आप जैसे अंतरिक्ष के अंदर देखते हो कि बहुत सारे अलग अलग स्टार्स हैं तो उनकी ना मौजूदगी जो हमारे वैज्ञानिक हैं तो उन्होंने देखी है। अब देखो ये क्या है कि ब्लू स्टार होते हैं ना, ब्लू स्टार तो होते हैं, इनको कहा जाता है कि ये जवान है, और ये इनको कहा जाता है ये बूढ़े हो चुके हैं। तो आप देखो कि जैसे आप बचपन के अंदर जैसे वैम्पायर वाली कहानी या इस ऐसे सुनते थे कि वैम्पायर क्या करता था कि किसी का खून वगैरह चूस के और फिर उसके बाद में वो खुद जवान बना रहता था, और वो दूसरा है तो वो बूढ़ा हो जाता था या मर जाता था या जो भी, वो दूसरा दूसरा बूढ़ा हो जाता था। तो इसी तरीके से ये वैम्पायर टाइप में है। तो इनकी जो एनर्जी है, ये ये जो ब्लू स्टार है तो ये ना, ये होते तो दोनों बराबर हैं, एज इनकी बराबर होती है, लेकिन क्या है कि ये इनकी एनर्जी है तो ये है ना अपने अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, और इससे क्या है कि ये जवान बने रहते हैं और इनको ये खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है। फिर इसके अंदर एक रोशे फिलिंग कैंपेनियन भी है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे एक कटोरा है और कटोरे के अंदर मान लो ये वाला गुब्बारा रखा हुआ है। अब धीरे धीरे ये गुब्बारा है तो ये फैलेगा, थोड़ा बूढ़ा होता है या फिर ऐसे होता है तो ये फैलता है। फैलता है तो ये क्या है कि जैसे ये कटोरे से बाहर निकलेगा तो ये ब्लू स्टार है यहाँ पे। तो ये ब्लू स्टार जो ये वाला है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो ये ब्लू स्टार है तो ये ना इसको सोखना शुरू कर देगा। ये इसके पास में आ गया तो ये इसको सोखना शुरू कर देगा यदि जैसे ये कटोरे से बाहर निकला तो, और ये थोड़ा बड़ा होता जाता है या फिर इसकी एनर्जी वगैरह है ये कंज्यूम कर लेता है इस तरीके से। ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम टेक्निकल वर्ड के अंदर देख लेते हैं, ये हमने इजी वर्ड के वे के अंदर देखा है इसको। देखो ब्लू स्ट्रगल स्टार है तो ये क्या होते हैं, तो देखो ये विशेष वर्ग के तारे हैं जो तारा समूह में क्लस्टर में पाए जाते हैं, बहुत सारे क्लस्टर के अंदर तारे पाए जाते हैं, तो इन ये भी पाए जाते हैं यहाँ पे ब्लू स्ट्रगल स्टार भी होते हैं। लेकिन ये गर्म होते हैं, चमकीले होते हैं, ये बहुत अच्छे से है ना इनकी विशाल दिखाई देने वाले होते हैं, ये होता है इनके अंदर। अब क्या है कि निर्माण का सिद्धांत क्या होता है कि एक तो कैंपेनियन स्टार होता है और एक स्टेलर मर्ज होता है। स्टेलर मर्जर का मतलब है कि तारों का विलय वगैरह, ये मैंने आपको बता दिया कि तारों का विलय इस तरीके से किया जाता है। अब रोशेलोब है, रोशेलोब की घटना मैंने आपको बता दी कि वो जब मोटा होता है, प्याले से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो उस टाइम पे ना उसका जो गुरुत्वाकर्षण सीमा से है ना वो बाहर निकलता है। प्याले का मतलब यही है कि गुरुत्वाकर्षण सीमा है उससे बाहर निकलता है, तो उसी टाइम पे वो जो दूसरा स्टार है, ब्लू स्टार है, स्ट्रेगल स्टार है, तो वो इसको कंज्यूम कर लेता है, ले लेता है। अब देखो जिस टाइम पे ये घटनाएं होती रहती हैं तो उस टाइम पे क्या है, घर्षण वगैरह बहुत ज्यादा होता है कि एक स्टार से दूसरी स्टार के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो उस टाइम पे घर्षण वगैरह बहुत ज्यादा होता है। तो जिस टाइम पे घर्षण होता है उस टाइम पे एक्सरे उत्सर्जन होता है, ये थोड़ा सा इसके अंदर बता रखा है। देखो आपको क्या ध्यान ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ ब्लू स्ट्रगल स्टार है उसके बारे में ध्यान रखना है, उसके अलावा ना इसके अंदर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है।
किसने किया, क्या किया, क्यों हुआ, ये सब कुछ काम का नहीं है। बस इतना है कि हमने एक इनोवेशन, मतलब हमारे साइंटिस्ट हैं तो उन्होंने इन्वेंशन किया है, उन्होंने पता लगाया है कि ब्लू स्ट्रगल स्टार है तो ये इस तरीके से बना रहता है आगे तक, है ना, ये दूसरों से एनर्जी वगैरह कंज्यूम करता रहता है। तो खोज का महत्व क्या है? ये बाइनरी सिस्टम है, उसमें द्रव्यमान स्थानांतरण के माध्यम से ब्लू स्ट्रगल स्टार के निर्माण का सबसे बड़ा मजबूत प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है। और ये तार्किक खगोल भौतिकी है, उसमें दशकों पुराने रहस्यों को सुलझाने में मदद करेगा। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है। तो इसके बारे में यदि आपको पूछा जाए प्री के अंदर, मेंस के अंदर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो आप ना डायरेक्टली बता सकते हो। अब देखो अगला है हेपेटाइटिस से संबंधित। हेपेटाइटिस से निपटने के लिए भारत की लड़ाई है, तो उसके बारे में है। देखो हेपेटाइटिस क्या होता है कि लीवर के अंदर जो सूजन वगैरह आती है, लीवर का रोग होता है ऐसे मानो। और ये 5 टाइप का होता है, ABCD E। और इसके अंदर बी और सी, हेपेटाइटिस बी और सी है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। ए बी है और ई है, इतने खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन बी और सी हैं वो खतरनाक होते हैं। और ये किससे होता है कि जैसे मान लो कि शराब वगैरह हो गया, या फिर आप जो आपकी एक्टिविटीज हैं, खाना वाना है तो जंक फूड वगैरह, या फिर कोई जहरीले खाने के अंदर कुछ पदार्थ मिले हुए हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनसे है ना ये हेपेटाइटिस की बीमारी होती है। और आपके लीवर के अंदर काफी लंबे टाइम तक यदि होता है तो लीवर का कैंसर भी हो जाता है इससे। ठीक है। तो हेपेटाइटिस के बारे में ये आर्टिकल दे रखा है कि इंडिया को किस तरीके से हेपेटाइटिस है तो 2030 तक है ना उसको कम करना है, प्रयास करना है हमें। तो देखो यकृत में होने वाला सूजन है, 5 टाइप का होता है। सिरोसिस और लीवर कैंसर है, ये बीमारियां आम होती हैं इसमें। 2018 में हमने नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है, इसको शुरू किया था। ठीक है, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में इसके लिए पोर्टल वगैरह बनाया गया है। मुख्य विशेषताएं क्या है कि ABCD वायरल होते हैं, ये कोई काम का नहीं है। और इसके अंदर दवाएं वगैरह ये काम की हैं। अब देखो इसको ABCDE है तो उसके अंदर थोड़ा सा बांट रखा है, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो बी और सी ही देखना है। देखो हेपेटाइटिस ए है तो ये क्या है कि दूषित भोजन वगैरह है वो उन सब से होता है। और लक्षण क्या है कि अचानक है ना उनको दर्द वगैरह होना, या फिर बीमारी वगैरह है ना, अलग टाइप की बीमारियां टाइप में ऐसे हो जाती है कि आउटब्रेक ना दूसरी बीमारी हो जाती है, लगती है, जल्दी लगती है उनको। फिर इलाज वगैरह क्या है कि विशेष एंटीवायरल दवा है, दवा नहीं है सॉरी, इसकी अपने आप है ना ये ठीक हो जाता है, कोई विशेष दवा वगैरह नहीं है, अपने आप ठीक हो जाता है। ज्यादा मतलब संक्रमण ज्यादा नहीं होता इसका। दूसरा बी है, देखो माँ से बच्चे को होता है, संक्रमित खून से होता है। ठीक है। और जैसे शरीर के तरल पदार्थ है, यदि कोई आ जाता है संपर्क के अंदर तो वहां पे हो जाता है। अब देखो एंटीवायरल है, इसके लिए दवाएं हैं, उससे इसका इलाज संभव होता है हेपेटाइटिस बी का। फिर बी और सी के बारे में यदि आपको पूछा जाएगा तो प्री के अंदर आपको इसी के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है। और यदि मेंस के अंदर पूछा जाता है तो पूरा हेपेटाइटिस है तो ए और जो डी और ई है तो उनको बताने की जरूरत भी नहीं है, और बी और सी को ही आप ध्यान में रखो ज्यादा। तो देखो वैसे तो पूछा भी नहीं जाता, इतने इजी इजी नहीं पूछा जाता, PCS में ये जरूर पूछ सकते हैं कुछ ना कुछ। तो देखो संक्रमित खून है, ये जो सी है तो ये भी सेम ही है, जो बी होता है वैसे ही सी होता है। और कोई वैक्सीन इसकी उपलब्ध नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जो हेपेटाइटिस सी है उसकी वैक्सीन नहीं है। ठीक है। और ये अपने आप ही क्योर होता है, वैसे तो कुछ दवाइयां वगैरह होती हैं लेकिन इसकी वैक्सीन अभी तक विकसित नहीं हुई है। अब देखो डी और ई है तो उनके बारे में भी है। तो वो डी और ई देखो, ये ए और ई है ना, ये साथ में ही दे रखा है इसके अंदर। ठीक है। इनके जो लक्षण है वो सेम ही होते हैं। अब राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ में ना इनका मर्ज टाइप में कैसे किया गया है, जैसे मतलब एड्स का हो गया, TB का हो गया, तो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हेपेटाइटिस के लिए भी काम आ जाता है। तो इसके लिए क्या है कि जैसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, आप देखते हो कि उसके अंदर पहले UIP, तो ये इसको बाद में किया है, इंद्रधनुष योजना पहले थी ये। तो उसके अंदर क्या है कि हेपेटाइटिस बी है तो उसको पहले है ना डोज वगैरह ये माता को और इनको दी जाती है, किस किस टाइम पे दी जाती है वो सब बता रखा है। फिर इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम है कि सारी डिजीज है तो उनको इंटीग्रेटेड तरीके से उनकी जो वैक्सीन है उनके उनके लिए ये हेपेटाइटिस ए और ई के प्रकोप से ना निगरानी वगैरह रखी जाती है इसके तहत। अब एड्स हो गया और क्षय रोग हो गया, इसके तहत भी है ना इनकी जो मॉनिटरिंग वगैरह है इसके तहत की जा सकती है। जैसे ये जांच होती है उसके अंदर हेपेटाइटिस भी दिखा देता है, कहने का मतलब ये है। देखो अब छोटे छोटे आर्टिकल है, एक एक पेज के अंदर है ना मैंने दे रखे हैं। और कुछ कुछ आपको हो सकता है कि ये इंग्लिश के अंदर ना मिले तो मैं उनको ट्रांसलेट कर दूंगा साथ में। और टाइम थोड़ा ज़्यादा नहीं हुआ है, हाँ मतलब आधे घंटे से तो कम ही है अभी। तो देखो कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना है, कोसी और मेची। कोसी और मेची आपको पता है, कोसी है तो इसको बिहार का शोक कहा जाता है, और कोसी है तो नेपाल से होकर बहकर आती है, आपको पता है। जैसे ये नेपाल से आई है और ये इस तरीके से मेची नदी आती है। और यहाँ पे महानंदा रिवर है, महानंदा। तो मेची है तो महानंदा की सहायक है। और कोसी है ये बिहार का शोक है, यहाँ पे गाद वगैरह ये बहुत ज्यादा लेके आती है, इस नेपाल से गाद आती है। और फिर ये क्या है कि बिहार के अंदर जाके बहुत अलग अलग जगह फैल जाती है गाद की वजह से ही। ये हर साल अपना जो रूट है वो चेंज करती रहती है। तो अब क्या है कि इनको मर्ज किया जा रहा है। पहली तो थी केन बेतवा थी, शायद ये सेकंड ही है। ठीक है। तो इसके बारे में बता रखा है, देखो सप्तकोशी है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है?
सप्तकोशी है, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो वहाँ पे भी ना नेपाल के अंदर बहुउद्देशीय परियोजना वगैरह चल रही है। ठीक है। फिर सनकोशी है, ये भी वहीं पे ही है, नेपाल के अंदर ही है। तो सप्तकोशी और सनकोशी ये दोनों ही सहायक नदियां हैं वैसे तो। वैसे सहायक नदियां नहीं, सॉरी, सप्तकोशी है तो कोसी को ही बिहार के अंदर सप्तकोशी कहा जाता है, और सनकोशी है ये उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया। अब देखो अगला आर्टिकल है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, इसके बारे में है। आपको पता है ईएसआईसी होता है, ईएसआईसी क्या करता है? ईएसआईसी है भारतीय राज्य बीमा निगम है। तो ये क्या है कि इसकी ये स्कीम है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, इंग्लिश के अंदर भी यही कहेंगे, सेम टू सेम ही। फिर उसके बाद देखो इसमें क्या है कि निरंतर है ना कुछ इसके अंदर टर्म्स वगैरह होती हैं कि ना आप ये स्कीम है तो इसके अंदर किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हो, उसके तहत है ना लाभ वगैरह प्रदान किए जाते हैं अटल बीमित के तहत। तो निरंतर 12 महीने तक आपको है ना बीमा योग्य रोजगार में होना चाहिए। जैसे जैसे मान लो कुछ लोग हैं तो वो जो मतलब एम्प्लॉय वगैरह होते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह यदि ट्रांसफर करना है या फिर ना उनको एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना है, तो वो क्या है बेरोजगारी वाला टाइम होता है, उस टाइम पे ईएसआईसी है ये काम करता है। और उस टाइम पे ईएसआईसी उनकी जो हेल्प है बेरोजगारी टाइप में, उस टाइप में ना हेल्प करता है। तो देखो निरंतर 12 महीने तक है ना इनको बीमा योग्य रोजगार में रहना चाहिए। तो एक तो ये है, फिर उसके बाद में 78 दिनों तक है ना इनका योगदान किया हुआ होना चाहिए, कि मतलब 78 दिन है तो एक साल के अंदर 78 दिन है वो ईएसआईसी के अंदर यदि है ना ये एम्प्लॉई है तो वो ये योगदान देंगे, तब जाके ये ईएसआईसी के सदस्य बनेंगे। फिर उसके बाद में बेरोजगारी, देखो कुछ चीजें हैं यदि ये सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए ये है। और किन किन लोगों को बाहर रखा जाता है, जो मतलब मिसकंडक्ट वगैरह कर रहे हैं, कदाचार कर रहे हैं, या फिर लॉकआउट कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं जबरदस्ती। फिर सुपर एचुमेशन मतलब हाँ सेवानिवृत्ति है। फिर ईएसआईसी अधिनियम की तहत है ना ये एक्ट है, तो उसके तहत कुछ गलत बयान देते हैं तो उसके अंदर भी होगा ये। तो ये और ये दावों का निपटान वगैरह क्लियर होता है, ये कोई काम का नहीं है। तो ये अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है, ईएसआईसी की है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके कुछ नियम वगैरह दे रखे हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, देखो आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। इसको बाईपासिंग रेफरेंस या फिर ना इनको नोट्स के अंदर ज्यादा उतारने की जरूरत नहीं है, वैसे ऊपर ऊपर से देख सकते हो। अब देखो श्रम और रोजगार मंत्रालय है, ईएसआईसी द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार के लिए एक स्कीम है। तो अब देखो ईएसआईसी है तो इसके अंदर जैसे मान लो स्प्री योजना है, ये स्प्री योजना है, इसके तहत है ये। अब देखो नियोक्ता और कर्मचारी हैं, इनको एक बार में अवसर प्रदान करना, अनजाने में ईएसआईसी कवरेज से बाहर छोड़ा गया था। अब देखो इसमें क्या है कि अनजाने के अंदर यदि ईएसआई कवरेज से किसी को बाहर रख दिया गया है तो उसके लिए एक साल के लिए ऐसा स्कीम बनाई गई है स्प्री योजना के तहत, उनको है ना वापस है ना इंक्लूड किया जा सकता है, उसके लिए है ये ईएसआईसी द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको कि है ना ईएसआई के लिए है, स्प्री योजना है, और ये इनके विस्तार के लिए जो कवरेज से बाहर रह गए थे ईएसआई के लिए, तो उनको है ना वापस जोड़ने के लिए यदि वो जुड़ना चाहते थे, एक साल के लिए उसको बढ़ा दिया है। अब देखो अगला है कल्सफर परियोजना है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, गुजरात के अंदर है ये। और खंबात की खाड़ी के अंदर एक इस तरीके से बांध बनाया जाएगा, जो आपको पता है कि वहाँ पे खंबात की खाड़ी के अंदर बहुत सारी नदियां गिरती हैं, माही हो गया, साबरमती हो गई, या फिर उसके अलावा आप देखते हो नर्मदा और तापी है, तो वो भी आसपास में ही है वहीं पे ही। तो वहाँ पे एक झील टाइप की बनाई जाएगी जिससे मीठे पानी की है ना व्यवस्था हो सके, और समुद्र का जो ज्वार वगैरह रही आता है तो उसे एनर्जी वगैरह भी बनाने के लिए उस तरफ है ना कुछ प्लांट वगैरह इस तरीके से लगाए जाएंगे। तो कल्सफर परियोजना है, गुजरात के अंदर है। ये एक रिवीजन के लिए मेरे को दिखा, तो ये मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद में अगला आर्टिकल है, ये खिलौना सेक्टर है, उसके लिए देखो एक 7 जुलाई का पीआईबी बैकग्राउंडर की न्यूज है, 7 जुलाई, और खिलौने के लिए है। अब देखो खिलौना सेक्टर है, जैसे वस्त्र सेक्टर है ना उसके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी तरीके से खिलौना सेक्टर है उसके लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थोड़ा सा है ना आपको एक तो वो पीआईबी बैकग्राउंडर की न्यूज है वो देखनी है, हालांकि मेरे पास में वो सेव पड़ा है, टाइम आजकल कम मिल पा रहा है। तो देखो 7 जुलाई वाली पीआईबी बैकग्राउंडर की न्यूज है, उसके साथ में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है 2032 तक वैश्विक बाजार में 5% की ना हमारी खिलौना के अंदर हिस्सेदारी है, वो बढ़ानी है। ठीक है, क्योंकि भारत को बहुत सारी चीजें, जैसे आप चाइना देखते हो, चाइना वर्ल्ड मार्केट के अंदर छाया हुआ है, तो इसीलिए ना ये मैंने आर्टिकल थोड़ा सा लिया है कि मेरे को ऐसे याद आ गया कि ये ना पुराने वाला मेरे को टैब के अंदर दिखा था कि ये पड़ा है मेरे पास में सेव किया हुआ। तो 7 जुलाई वाला अपना साथ में देखना, यदि मेरे को टाइम मिलता है तो मैं उसको डिलीट नहीं करूंगा, हम साथ में करेंगे उसको। तो ये टारगेट है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में देखो अगला है फ्लोर क्योर वर्जीनिया, ये एक तंबाकू की वैरायटी है जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर होती है, बस इतना ध्यान रखना आपको, बाजार की स्थिति वगैरह समीक्षा वगैरह ये कोई काम के नहीं है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक यहाँ पे है ये। ठीक है, और ये जो सिगरेट के अंदर तंबाकू वगैरह होता है वो उसी उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, कि मतलब ये बीड़ी वाला और उस तरीके से तंबाकू नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो ये हाँ पहली बात है, ये तंबाकू बोर्ड के बारे में है, एक यहाँ पे तंबाकू बोर्ड के बारे में बता रखा था। तो ये देखो तंबाकू बोर्ड है, आपको ये पता होना चाहिए कृषि मंत्रालय के अंदर नहीं आएगा, ये वाणिज्य मंत्रालय के अंदर आएगा। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर आएगा, ये आप ध्यान रखना यदि पूछा जाता है तो। फिर उसके बाद में
सरकार ने कोर्ट की कार्यवाही है तो उसके लिए एक एक देखो, कर्नाटक आरक्षण अधिनियम है 2022 का, तो उसको 9वीं अनुसूची के अंदर ना, कर्नाटक सरकार कह रही है कि 9वीं अनुसूची के अंदर हम डाल दें। और आपको पता है 9वीं अनुसूची के अंदर कोई चला जाता है तो वो उसका जुडिशियल रिव्यू है, जो न्यायिक समीक्षा है वो नहीं होती, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ना सरकार कह रही है कि हम ना इसको 9वीं अनुसूची के अंदर नहीं डालेंगे, एक बार ये चीज कोर्ट के अंदर है। और आपको पता है कि ये आरक्षण विधेयक है, एक तरीके से आरक्षण, ये क्या है, ये कर्नाटक सरकार है, ये 50% तक, तो आपको पता है इंदिरा साहनीवाद है, उसके तहत 50% तक तो आरक्षण दिया जा सकता है, इससे ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। तो अब ये जो एक्ट लेके आ रहे हैं इसके अंदर 56% आरक्षण कर रहे हैं, ये 56% आरक्षण कर रहे हैं। तो इसके लिए इसको 9वीं अनुसूची के अंदर डालने की बात चल रही है। आपको 9वीं अनुसूची के बारे में पता है कि ये पहले जो संविधान संशोधन था उसके तहत आया था, और बाद में एक आईआर कोहिलोवाद था शायद, उसके अंदर भी इन्होंने कहा था कि इसके अंदर यदि जो केशवानंद भारती केस है उसके बाद में यदि कोई इसके अंदर चीजें जोड़ी जोड़ी गई हैं तो उसका तो हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वाले हैं उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो लेकिन 9वीं अनुसूची के अंदर डालने का मतलब है कि थोड़ी सी सुरक्षा वगैरह तो मिल ही जाती है। तो इसके लिए यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आप डाल दो। तो ये एक बाईपासिंग रेफरेंस है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, रिवीजन के लिए है, आपको चीजें पता है यदि पॉलिटी के अंदर पढ़ रखी हैं तो ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों के स्थानांतरण वगैरह के लिए ना कुछ एमओयू वगैरह है। देखो आपको पता है फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, 3 जज के केस हुए थे। आपको पता है शुरुआत में जो हमारा संविधान है तो उसके अंदर बताया गया था कि राष्ट्रपति है तो वो इनकी जो जजों की नियुक्ति है वो करेगा, लेकिन उसके अंदर थोड़ा-सा ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था कि मतलब सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण है, तो इसके अंदर ना थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। उसके बाद में जो जजेस हैं तो वो बैठे, उन्होंने बात की और उन्होंने अपना एमओपी बनाया, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है, एमओपी कहते हैं इसको। तो एमओपी बनाया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जजेस के इसके द्वारा, और उन्होंने फिर इस तरीके से बताया कि एक तो सुप्रीम कोर्ट का मेन जज होगा और उसके अलावा जो 4 जज हैं तो वो मिलके वो जो ट्रांसफर वगैरह है या फिर उनकी नियुक्ति वगैरह है ये सब है ना ये करेंगे। तो देखो इस आर्टिकल के अंदर यही चीज़ें बता रखी हैं, आपके रिवीजन के लिए हैं, आप देखना, जो इसके अंदर आपको खुद को देखना है। ठीक है, आप पीडीएफ से पढ़ना या फिर मैं साइड में हो जाता हूँ, हिंदी और इंग्लिश के अंदर दोनों में दिया है मैंने। ठीक है, ये जैसे आप लक्ष्मीकांत के अंदर भी देखते हो, लेकिन लक्ष्मीकांत से दो चार चीजें इसके अंदर एक्स्ट्रा मिलेंगी, एक साथ में मिलेंगे, इसलिए मैंने इसको आपको दिया है। मैं साइड में हो रहा हूँ। ठीक है, पॉज करके आप पढ़ लेना यदि पढ़ सको तो, और वरना आप पीडीएफ से पढ़ लेना। और देखो लास्ट आर्टिकल है ये, संत गजानन महाराज हैं तो उनके 150वां प्रकट दिवस है, इस तरीके से बता रखा है, ये स्वतंत्रता सेनानी थे और इनके बारे में इसके अंदर दे रखा है, इसलिए मैंने ले लिया, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो इसको। तो देखो श्री गजानन विजय ये है, इनका एक जो ग्रंथ है वो है ये श्री गजानन गजानन विजय, और ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के थे और ये स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने मतलब समाज के कल्याण के लिए बहुत सारी चीजें की, वो सब चीजें हैं वो आप नॉर्मली जो मतलब प्री के अंदर स्टेटमेंट बनने वाला इस तरीके से मुझे कुछ लगा नहीं, एक चीज लगी मुझे इसके अंदर, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और तो इसमें कुछ नहीं था। हाँ, एक आपको ये पता होना चाहिए प्रकट दिवस क्या होता है। प्रकट दिवस मतलब कई स्टेटस वगैरह भी कई लगाते हैं अवतरण दिवस का, तो ये प्रकट दिवस और अवतरण दिवस में अंतर होता है। बर्थडे को तो अवतरण कह देते हैं, लेकिन प्रकट का मतलब ये होता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो एग्जैक्टली पता नहीं होता, लेकिन क्या है कि कुछ किताबों के अंदर जो समाज के अंदर वो जिस टाइम पे पहली बार है ना उनका एक रिकॉग्निशन टाइप में मिला था, तो उस टाइम पे ना उसको ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो ये काम का नहीं है, एक्स्ट्रा चीजें बताई हैं मैंने ऐसे फालतू ही। ठीक है, ये देखो दो क्वेश्चन है, ब्लू स्ट्रगल स्टार है, इसके बारे में है, मैं साइड में हूँ, आप देख लो, सॉल्व करना, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना। लोक परीक्षा वाला है तो ये संशोधन विधेयक है, इसके बारे में है। ठीक है, मैं साइड में हूँ। और फिर उसके बाद में ये दो क्वेश्चन है मेंस के लिए, आपके लिए, आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन फिर भी अपन इतना इतना में कर लेते हैं तो अच्छी बात है ये। ठीक है, और तो फिर कल बात करते हैं। और बाकी देखो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं तो वो मैं धीरे धीरे लेता रहता हूँ, और अभी जैसे टाइम कम मिल रहा है, और जैसे ही बाद में जैसे टाइम मिलेगा तो आपके जो सवाल हैं जैसे मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला या फिर कुछ है तो उनका हम डिस्कशन बाद में करते रहेंगे। और देखो एक एक दो चीज़ें और हैं, जैसे एक दिशा दिशा 2.0 है, उसके बारे में है ना आपने पहले पढ़ रखा है। अभी बाईपासिंग रेफरेंस टाइप में एक अच्छा आर्टिकल आया था और मैंने इसको इसलिए छोड़ा है कि आप है ना वापस खुद से है ना उनको रिवाइज कर सको, दिशा 2.0। ठीक है, यदि आप आपको पता है तो आप देख लेना, उसको वापस देख लेना, यदि याद है तो ठीक है, वरना आप वापस देखना। फिर उसके बाद में देखो पीआईबी बैकग्राउंडर की न्यूज़ें है ना बहुत सारी है आजकल आ रही हैं, और मैं उनको थोड़ा कवर कम कर पा रहा हूँ, हालांकि मैं सेव तो कर रहा हूँ, पहले वाली भी सेव पड़ी है, पर ना मेरे पास में इतने सारे टैब हो चुके हैं। तो आप कोशिश करो कि जो पीआईबी बैकग्राउंडर की न्यूज़ है, कारगिल विजय वाला है एक तो, और भी है ना दो तीन है, तो पीआईबी बैकग्राउंडर की न्यूज़ है तो वो आप ना खुद से जाके पढ़ा करो। एक तो देखो हिंदी के अंदर तो अन्य करके आता है उसके अंदर, और इंग्लिश के अंदर पीआईबी बैकग्राउंडर लिखा होता है, आप जाके अलग अलग जगह जाके देख सकते हो, वहाँ
वहाँ पे, तो उसको ना खुद से एक बार पढ़ने की कोशिश किया करो, वो प्री और मेंस दोनों के लिए काम का होता है। और आप जैसे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ते हो, उसी तरीके से ये गवर्नमेंट के आर्टिकल है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप ना उनको थोड़ा-सा आप देखा करो, यदि कोशिश हो तो मतलब कर सको तो, वरना तो मुझे करवाना ही है। और देखो कॉमनवेल्थ के गेम्स के अलग-अलग विनर्स वगैरह अभी है ना वो न्यूज़ आ रही हैं, तो उनको हम एक साथ में लास्ट में करेंगे, ठीक है? तो आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। देखो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पीसीएस के लिए है, तो आप है ना उनको खुद से यदि कोई मैगज़ीन से कर सको तो ठीक है, वरना हम लास्ट के अंदर एक साथ में जब होगा, कॉमनवेल्थ खत्म होंगे तो हम है ना देख लेंगे उनको साथ में। ठीक है, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।